हाँ, इतना हल्का कैसे हो सकता है ये माइक? रोज तो नहीं होता है। खोल के देखा, बैटरी नहीं थी इसमें। क्यों भैया, क्या हाल चाल? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलो, समरी लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। बच गए बाल बाल, अभी मैं शुरू होने वाला था। ठीक है। बिना बैटरी में, बिना माइक में बैटरी लगाए। तो चलो फिर, आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समरी लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो एक बार इसको यहाँ पे समरी करना तो बनता है। देख, हर लेक्चर की समरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके लिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे यहाँ पे छोटे 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 कंसेप्ट आते हैं। तो सबको इकट्ठा करके एक बार रिवाइज करना तो बनता है। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा समरी लेक्चर। पेनवा किधर है? ये रहा। तो ये चैप्टर की शुरुआत अगर अपन देखते हैं मेरे भाई, तो शुरुआत होती थी चार्ज से। चार्ज से रिलेटेड जितनी बातें पढ़ी थी हमने, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने जी एडवांस के क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, वहां ये मैटर नहीं करता कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं, ठीक है, क्या होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन ही नहीं, ये आपने देख लिया होगा अब तक तो पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि एक बार पूरा रिविजन तो बनता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समरी लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते थे चार्ज। सर, एक प्रॉपर्टी होती थी जिसकी वजह से दो बॉडी या तो रिपेल करती थी या फिर अट्रैक्ट किया करती थी। ठीक है भाई, सब चार्ज के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि सर, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि हर फ्रेम से सेम हुआ करता था। सर, जैसे मास डिपेंड करता कर जाता है वेलोसिटी पर या फ्रेम पर, ऐसे डिपेंड नहीं करता था। इसके बारे में और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने देखी थी। तो सारी नोटंकी इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर किसी बॉडी से आप 5 इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो इस बॉडी पे +5 ई चार्ज आ जाएगा, जहां ई की वैल्यू होती थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है उसका यही मतलब होता है, या तो उसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो जाहिर सी बात है बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर आप फालतू इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने देखा था भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन को अपन लोग पॉइंट्स में नहीं निकाल सकते, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते 2.3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा +2e। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो चार्ज आ जाएगा +5e। 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, चार्ज आएगा +10e। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज आया है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में आएगा, प्लस या माइनस दोनों चलेगा, तो क्यू क्यू बराबर +-NE। इसी को हम लोगों ने बोला था क्वांटाइजेशन। ठीक है, इस पर भी सवाल आप क्लास नोट्स में देख लीजिएगा जो भी कराया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी प्रकार आप जो है बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग हो जाएगा। या सप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन, निकालना ही नहीं सप्लाई भी कर सकते हो आप। इसके लिए कुछ मेथड देखे थे। कंडक्शन था, कंडक्शन में दो बॉडी को हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिया करते थे और चार्ज तब तक फ्लो करता था जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक था इंडक्शन, दूर दूर से बिना छुअन छुआई के हम लोगों ने इंडक्शन वाले एग्जांपल भी देखे थे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन इंडक्शन का इस्तेमाल हम लोगों ने, आपने देखा हो, कंडक्टर में किया था। कंडक्टर में जब किसी बॉडी के सामने चार्ज रखा था तो कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हो जाता था एक सरफेस पे, एक साइड पर। फिर हम लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक है। फोटो इलेक्ट्रिक मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक, कैसे हम लोग उसको मेथड ऑफ चार्जिंग करते हैं। एक होता है थर्मियोनिक एमिशन, कि भाई साहब आपने इतनी हीट दे दी एक तरह से कि इलेक्ट्रॉन ही आप बाहर निकल गए। तो खैर ये सब बातें जो थी थ्योरेटिकल थी। सबसे इंपॉर्टेंट था जहां से हमारा स्टार्ट होता है वो है जो मैंने यहां लिख दिया है, ये सारी चीजें। ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली हम यही पढ़े हैं, हम जितना भी पढ़े हैं। सबसे पहले कूलम्ब लॉ में सारी बातें, उसके बाद फिर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस वगैरह देखे थे, फिर गॉस लॉ देखा था। गॉस लॉ की मदद से हम लोग कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। जब गॉस लॉ आया तो फिर हमने वहां पे सबसे पहले फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, एरिया वेक्टर पढ़ा, और फिर हम लोगों ने जो है देखा कि भाई साहब किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होता है, किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स कितना होता है। फिर हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था। उसके बाद फिर F=Q वाले सवाल हम लोगों ने किए थे कि क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख दो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो उस पर फोर्स F बराबर Q लगता है। फिर हम लोगों ने उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक जगह से उस जगह पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस सेटअप ये महल से ये महल बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल देखे थे। अभी डिटेल में भी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। फिर हम उड़ता पंछी वाले सवाल देखे थे जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने देखा था। ये प्योरली मैथमेटिक्स था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वो केवल और केवल प्योरली मैथमेटिक्स थी। इसको निकालने का तरीका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू बाई क्यू बोल सकते हो, या फिर ये मैथमेटिकल वाला तरीका था, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। फिर आखिरी के दो चैप्टर आते थे, डाइपोल और कंडक्टर। ये सेपरेट थे, इनको आप कहीं भी पढ़ सकते हो। डाइपोल चाहो तो बीच में कहीं पढ़ लो, कंडक्टर चाहो तो शुरू में पढ़ लो, कैसे ही पढ़ लो। लेकिन अगर बढ़िया सीक्वेंस के हिसाब से आप पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों चीजों को पढ़ने का मजा आखिरी में ही है, क्योंकि तब तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और जो है चार्जेस, बाहर कितना होगा अंदर कितना होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीख जाते थे। तो चलो वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे कूलम्ब लॉ। एक चार्ज क्यूबन, सपोज दो चार्ज है Q1 Q2, पॉइंट चार्ज है, तो मैं बोलूंगा कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। बोले K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर Q1 ने Q2 पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया वैक्यूम में,
ठीक, तो वो पानी में भी उतना ही लगाएगा, हर मीडियम में भी उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अगर मीडियम में आप जाओगे तो नेट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज पार्टिकल वो चेंज हो जाता था, वो हम लोगों ने देखा था। तब उसकी जगह हम लोग के से डिवाइड कर देते थे, जहां के होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक पंगा था छोटा सा, कि जो फिजिक्स है वो तो अलग है, और जो जेईई मेंस ने और जेईई एडवांस ने सवाल पूछे, उन्होंने लैंग्वेज ऐसी दी थी कि भाई साहब जो कि हम एग्री नहीं करते, तो इसलिए हम उनके हिसाब से चलेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि सपोज 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, Q1 ने Q2 पर वैक्यूम में फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है भाई साहब। अब अगर पानी में डुबो दोगे तो Q2 पे जो नेट फोर्स होगा वो 20 से कम आएगा, 20 से कम आएगा, सपोज 16 आ गया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं Q1 ने Q2 पे कितना लगाया, वो तो 20 ही लगाएगा, लेकिन नेट फोर्स तो 16 आया। इसका मतलब 4 का जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया, वो आया है मीडियम की वजह से। दैट मींस Q1 Q2 दो चार्ज से, सपोज पानी में डुबो दिए तूने, इन्फिनिटी तक मीडियम भरा पड़ा है पानी का, तो अब अगर मैं इस पे फोर्स पूछूंगा तो 2 बंदे फोर्स लगाएंगे, एक ये और दूसरा मीडियम। ठीक, तो अगर वो ये सवाल पूछे कि इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, तो भाई वो तो उतना ही लगाएगा, वो तो सेम ही लगाएगा। लेकिन ये सवाल जब जेईई एडवांस में भी आया था तो वहां पे भी पंगा कर दिया भैया उन्होंने। तो हम एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब एग्जामिनेशन वाले ये कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल को हम नेट फोर्स मान के चलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे जेईई एडवांस का कौन सा सवाल था, और 2 बार जेईई मेंस ने भी पूछा था। तो कभी आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, तो हम लोग जो है कायदे में फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, तो वैसे तो मतलब तो ये निकल रहा है कि इसने इस पे कितना लगाया इंडिविजुअली, लेकिन कायदे में हम लोग इसको ये मान के चलेंगे कि इसमें नेट फोर्स कितना है। क्लियर है, ये बातें थी। फिर Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया F, जिसकी वैल्यू होती थी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर हम लोगों ने एक ट्रायंगल पे चार्जेस रख दिए, किसी तीन चार्ज रख दिए, किसी एक पे नेट फोर्स निकाल दिया। वेक्टर का सवाल हो गया सिंपल सा। कभी हम लोगों ने स्क्वायर पे रख दिए, फिर एक सिंगल चार्ज पर हम लोगों ने फोर्स निकाल दिया, सिंपल एक वेक्टर का सवाल हो गया। तो पहली कैलकुलेशन तो हमारी यही जाती थी कूलम लॉ पे बेस्ड। कभी सपोज एक रॉड दे दी और यहां पर पॉइंट चार्ज पर फोर्स पूछा, तो हमने एक्स पे जाकर dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, उसकी वजह से इस पर फोर्स निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया यहां से लेकर यहां तक। फिर इस तरह के हम लोगों ने कूलम लॉ के क्वेश्चंस किए थे। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज था कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू R कैप। ठीक, याद रखने का तरीका ये था Q1 Q2 को विद साइन रखना है और R कैप में R की मुंडी वहां रखनी है जिस पे फोर्स पता करना है, खत्म कहानी। इतना ही था, इससे ही आपके सारे सवाल बन जाएंगे। फिर अपन गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आपको सारे क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है K Q बाई R स्क्वायर। ठीक, मैं सारे चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं यहाँ पर, सारे चार्ज पार्टिकल एक एक करके, मतलब सारी बॉडीज यहाँ पे ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से 8 डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, अगर सपोज मैं आपसे बोलूं यहां पर एक वायर है, फाइनाइट वायर, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाएगा, तो सर अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल θ1 θ2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आते थे, एक आता था आगे, एक आता था ऊपर। अगर सपोज ये लाइन वायर है, मैं आपसे पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तो इसके 2 कंपोनेंट आते थे, एक ऊपर एक इधर, एक आता था परपेंडिकुलर, एक आता था पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट था, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट था, इसकी वैल्यू होती थी K लैम्डा बाई R sin θ1 प्लस sin θ2। पैरेलल वाला जो कंपोनेंट था उसकी वैल्यू होती थी K लैम्डा बाई R cos θ1 माइनस cos θ2। इस पे काफी सारे सवाल किए थे, प्लीज उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बात समझ मारिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर हम लोग रिंग की वजह से हमने जब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो 0 आई थी। फिर हम लोगों ने ऐसे सवाल भी किए थे कि रिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के फेंक दिया, तो वो सवाल भी हम लोगों ने किए थे कि अगर छोटा सा टुकड़ा निकाल के फेंक दिया, चाहो तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि वहां पर पूरा का पूरा रिंग है और एक छोटा सा माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे भी कर सकते हो आप। पूरे के पूरे रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो जो छोटा सा माइनस क्यू चार्ज हमने एज्यूम किया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती That will be the answer। फिर हम लोगों ने रिंग के बारे में बात की थी। रिंग की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें क्लियर होना चाहिए, वो होता है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और हम लोगों ने देखा इसका फंक्शन कुछ ऐसे आता था, कैसे आता था, ऐसे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे उठता था, फिर ऊपर जाता था मैक्सिमम और फिर इस तरफ चला जाता था। उसी प्रकार नीचे भी बिल्कुल उसी प्रकार का ग्राफ देखने के लिए मिलता था रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एक्सिस के अलावा इधर उधर वो नहीं पूछेगा, उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें। उसके बाद सर जो रिंग होता है सर उसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और जो यहां पर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होती थी वो आती थी R/√2 पर। एक बार R/√2 उस फॉर्मूले पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ये हो गया था रिंग। फिर हम लोगों ने डिस्क पढ़ी थी। डिस्क में याद करो बहुत इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला था, भाड़ में का इंटीग्रेशन, हमें सीधा फॉर्मूला याद रखना चाहिए। डिस्क की वजह से फॉर्मूला जो होता था वो आता था σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, जहां cos थीटा क्या कौन सा एंगल था कि सर अगर ये डिस्क है और आप यहां निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, मैं यहां पे बना देता हूं थोड़ा सा, कि अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये एक डिस्क है और ये एंगल थीटा है ये, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। तुम बोलोगे तो प्लस है या माइनस है, मैंने कहा अगर डिस्क पॉजिटिव है तो भाई साहब इधर, और अगर डिस्क नेगेटिव है तो इधर। ये डिस्क के साथ हो गया था। और अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इनफाइनाइट डिस्क है, दैट मींस आप थीटा की वैल्यू यहां पर 90 पुट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट डिस्क के दो मतलब होते थे, या तो पॉइंट किसी भी डिस्क के बहुत करीब है, या फिर डिस्क सच में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डिस्क है, लाखों करोड़ों किलोमीटर बड़ी है। खैर हम तो यही केस मान के चलेंगे कि छोटी सी डिस्क है वो भी इनफाइनाइट की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर पॉइंट बहुत करीब है डिस्क के। तो ये हो गया तेरा डिस्क का फॉर्मूला, वायर का फॉर्मूला और रिंग का फॉर्मूला। वायर वाले केस में फिर हमने अलग अलग केसेस देखे थे कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो वो भी आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। इनफाइनाइट वायर का मतलब मैं आपसे कह दूं भाई ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट वायर है, तो इस जगह पे θ1 भी 0 हो जाएगा, सॉरी θ1 θ2 दोनों हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आता था वो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आता था वो आता था k लैम्डा बाई आर cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 θ2 90 हो गए तो कैंसिल आउट हो गए। मतलब इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आती थी और वो वैल्यू कितनी आती थी 2k लैम्डा बाई आर, जहां पर आर क्या होता था, ये वाला डिस्टेंस होता था। क्लियर है? सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करें, क्योंकि उनकी बहुत आगे जरूरत पड़ती है, ये आपने अब तक देख भी लिया होगा। ठीक है भाई साहब, ओके। क्योंकि डाइपोल को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे, ठीक है, तो उस पर टॉर्क लगता था, याद करो, टॉर्क बराबर पी क्रॉस सी डाइपोल पे। तो पी क्रॉस सी में तब लिख पाओगे ना पी क्रॉस सी जब आपको ई की वैल्यू पता होगी। इसलिए सवाल में जब बहुत सारे मिक्सिंग वाले सवाल आते हैं, इसलिए एक ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां हम लोग निकाल सकते थे वो तो हमने निकाल लिया। फिर हम लोगों ने गॉस लॉ की मदद ली थी। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता था कि सर किसी भी क्लोज लूप के लिए ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए का सिग्मा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लॉज सरफेस। मान के चलो एक क्लॉज सरफेस है कोई सा भी, मतलब एक जगह पे तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एरिया वेक्टर लिया, उनके बीच के एंगल निकाला, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया। यही काम तूने पूरे लूप के हर एक छोटे छोटे सरफेस एरिया के लिए किया, छोटे छोटे एरिया के लिए किया, और सबको जोड़ दिया क्लोज लूप के लिए। तो इसकी वैल्यू निकल के आती थी क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब यहां से हमारे काफी सारे लेक्चर निकलते थे। सबसे पहला लेक्चर निकलता था इसमें, मतलब सबसे पहले क्वेश्चंस बनते थे कि फाइनेट बराबर होगा क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, इस पे कि वो नेट फ्लक्स पूछ लेगा। तो आप देखेंगे भैया किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर नेट फ्लक्स पूछेगा तो बराबर इक्वल टू हम लोग करेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। इस पे फिर खूब सारे सवाल आते थे, ठीक, इस पर बहुत सारे सवाल आते थे। और दूसरे आते थे इस पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं दोनों एक एक करके उठा लेता हूं। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन चल रही थी। गॉस लॉ की मदद से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, जहां जहां सिमेट्रिसिटी होती है, जहां जहां मैथमेटिक्स हमारी मदद कर देती है, वहां वहां हम लोग क्या कर लिया करते थे भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल लिया करते थे। तो वहां का स्टेटमेंट अक्सर ये चला जाता था, सपोज कोई भी क्लोज बॉडी है, अक्सर कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, गॉस लॉ की मदद से हम लोगों ने कुछ 5-6 केस पढ़े थे, सारे रिवाइज कर देता हूं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक, और गोला है, सॉलिड गोला है, उसकी वजह से निकाली थी, भरा हुआ गोला है, होलो गोला है, शेल है, इनकी वजह से हम लोगों ने निकाली थी, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इनकी वजह से निकाली थी। बस यही केस हम लोगों ने देखी थी। तो इन सारे केसेस में आपको गॉसियन सरफेस पकड़ना होता था। तो गॉसियन सरफेस एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पॉइंट चार्ज होगा तो हम स्फेरिकल पकड़ेंगे, ठीक है भाई साहब, पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल पकड़ेंगे। और अगर सपोज हमारे पास पूरा गोला होगा, सॉलिड गोला हो, होलो गोला हो या फिर शेल हो, इन सब के लिए हम लोग, जो गोला का मतलब समझ जाओ स्फेयर शेप का, इन सब के लिए गॉसियन सरफेस स्फेयर ही होता है, इसलिए निश्चिंत रहे। लाइन वायर है उसके लिए सिलेंड्रिकल होगा, और अगर होलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए भी गॉसियन सरफेस हम लोग क्या लेते थे, सिलेंड्रिकल ही लेते थे। तो एक बार गॉसियन सरफेस वाले जो डेरिवेशंस हैं वो एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, छोटे छोटे हैं, दो लाइन 3-3 लाइन के सारे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं पॉइंट चार्ज की वजह से, तो क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आता ही है। सपोज कोई बोले भैया इनफाइनाइट वायर की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर आप तुरंत एक ऐसा क्वेश्चन सरफेस पकड़ लोगे लाइक दिस, ठीक, आप सीधा बोलोगे यहां पर, बोले सर इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं सीधा लिखूंगा ई डॉट डी ए। ई बाहर आ जाता था, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब इस सब का पूरा कर्व सरफेस एरिया, जो कि आ जाएगा 2 पाई आर एल, ये वाली डिस्टेंस एल है, इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड मतलब मुझे केवल इतना चार्ज चाहिए, ये वाला चार्ज। अगर इसका लैम्डा गिवन है, लैम्डा इंटू ये वाली लेंथ, मैं लिख सकता हूं ये हमारा चार्ज हो जाएगा बटे एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि वही रिजल्ट आ गया था 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है सर। इनके अब ये तो खैर आपको याद है, लेकिन ये आपको लिखना आना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था भाई साहब सॉलिड सिलेंडर के लिए। सबसे पहले सॉलिड के लिए बात करते हैं, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए एक सॉलिड स्फीयर पढ़ा था, एक हम लोगों ने होलो स्फीयर पढ़ा था, और एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर वाली बातें भी यहीं पढ़ सकते हो आप। या होलो स्फीयर को या आप शेल बोल सकते हो, ठीक, या कंडक्टर स्फीयर भी बोल सकते हो, कंडक्टिंग स्फीयर है,
वो भी आपका बेसिकली होलोस्फेयर की तरह से ही होता है, क्यों कंडक्टर में आप लोग देते हो जो भी चार्ज दोगे सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, तो बिल्कुल शेल की तरीके से रिएक्ट करेगा। सॉलिड स्फीयर में हम लोगों ने देखा था, स्टेटमेंट आया था, बोले सर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के क्यू बाई आर स्क्वायर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मेरे भाई रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी को आप लिख सकते हो के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यू। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट को ही आप ये भी लिख सकते हो, जहां के आप कांस्टेंट है, क्यू टोटल चार्ज है, जो आर है वो जो है उसकी डिस्टेंस है जिस जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। सॉलिड स्फीयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने वो देखा था, ग्राफ देखा था, तो कुछ ऐसा था, कैसे कैसे ऐसे 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 ग्राफ गया था अंदर और फिर उसके बाद ऐसे गिर गया था। इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सबके फॉर्मूला बेटा लिख लेना, सब लिखा रखा है क्लास में। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं लिख के दूं, मुझे आपका पेपर देने नहीं जाना है, आपको अपना पेपर देके आना है। अगर आप देखोगे भी किसी काम का नहीं है, जब तक आप अपने हाथों से पेन से लिखोगे नहीं कलम पे, तब तक सीरियसली बता रहा हूं किसी काम का नहीं है। इसलिए आप पेन घिसिएगा रफ कॉपी में, जब आप खुद से बनाओगे कॉपी बंद करके तभी आप सीख पाओगे। इसलिए अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी जरूर बदलिए और खुद से कलम खींचिए। ठीक, ये चीज ऑल्दो इसकी माइंड मैप नाम से शायद आपको जो फॉर्मूला शीट आपको दे दी गई है, नहीं तो अगर आप चेक करेंगे तो दे दी जाएगी। जहां तक मुझे याद है दे दी गई है, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा, वहां पे सारे फॉर्मूलेस वगैरह लिखे हुए हैं। अभी मुझे यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करने दीजिए। तो ये था मेरे भाई सॉलिड स्फीयर के लिए। सर उसके बाद सर होलोस्फीयर के लिए क्या था? मैंने कहा होलोस्फीयर के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम रिजल्ट फॉर द कंडक्टर स्फीयर जाता है। मन का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पे आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, इसलिए सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, यहां भी और यहां भी। मतलब अगर दोनों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करें तो चाहे भरा हुआ गोला हो या फिर शेल हो या फिर होलो शेल होलो स्फीयर हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आती है, जहां क्यू हो जाता है टोटल चार्ज। इसमें अगर सपोज ने वेरी करा दिया, किसको? रो को वेरी करा दिया, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वेरी करा दिया, तब भी हमारा ये स्टेटमेंट जाता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, वे क्यू इज द टोटल चार्ज। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इसके थोड़े से डेरिवेशन, आओ एक बार डेरिवेशन भी देख लेते हैं। कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि सपोज ये पूरा का पूरा गोला भरा पड़ा है और पूरे के पूरे गोले में मुझे निकालनी है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, ये ले, ये पूरा, अरे यार ये अच्छा नहीं बनना, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोला भरा हुआ है, हमें यहाँ पे निकालनी है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अगर बाहर पूछ रहा है तो आप ऐसा क्वेश्चन सरफेस मानोगे इस प्रकार का। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे? सर ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड इज क्यू टोटल, जो भी आएगा यहां पर क्यू टोटल बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। फिर आर क्या हो जाएगा? सर आर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है सर। अगर अंदर के बारे में पूछते तो अंदर अगर पूछते तो आप यहां सपोज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, तो ऐसा क्वेश्चन सरफेस पकड़े थे, तो इसके लिए आप क्या करते? बोले सर ई डॉट डी एस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इनसाइड, मतलब मुझे केवल ये वाला चार्ज चाहिए था, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर आप अंदर वाला चार्ज लिखना चाहते हो तो मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं, अंदर वाला चार्ज हो या बाहर वाला चार्ज हो, इस पे भी एक बार बेटा पेन चला लीजिए, मैं आपका यहां पे रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने कहा? अगर सपोज मैं कह दूं कि इसकी डेंसिटी रो है, मुझे टोटल चार्ज चाहिए, तो आप क्या करते थे? सर आर डिस्टेंस दूरी पे जाके एक शेल पकड़ा करते थे, याद कीजिए, आर पे जाके डीआर थिकनेस का शेल पकड़ेंगे। इस शेल का चार्ज मैं डी क्यू बराबर लिख सकता हूं रो इंटू डीबी, रो इंटू डीबी, डीबी बराबर हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाता है, रो बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, और आर क्यू का इंटीग्रेशन आर क्यू बाई 3, तो ये आपका बन जाएगा टोटल चार्ज। तो यहां से अगर आप देखो तो डेंसिटी निकल के आ गई टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये तो तब है जब ये यूनिफॉर्म होता है। ये फॉर्मूला तो सबको पता है यार, डेंसिटी बाय चार्ज अपॉन वॉल्यूम में। ये वाला मेथड, मजा इस सवाल का तब आता है जब मैं सवाल इस प्रकार का दे दूं कि रो बराबर है रो नॉट इंटू आर। इस प्रकार के सवाल एरोडॉप में भी देखने के लिए मिले थे, जेमीन्स ने भी पूछे, जे एडवांस भी कई मिक्स करके 1-2 बार पहले पूछ चुका है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना होता है? बोले सर रो बराबर रो नॉट आ रहा है, को क्लास में करा रखा है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा कि सब जगह अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चार्ज वगैरह सब सीख लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल चार्ज बताओ, तो इसका स्टेटमेंट आया था, बोले सर डी क्यू बराबर होता है सर रो इंटू डीवी 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। बस आपको इसी को इंटीग्रेट करना है। अगर रो का फंक्शन रो नॉट आर है तो आप रो की जगह यहां पर पुट कर दोगे रो नॉट आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो क्यू टोटल निकल के आ जाएगा। अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो हम 0 से लेकर कैपिटल आर करेंगे, अगर आधे तक चाहिएगा तो 0 से लेकर आधे तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर सपोज कोई आपसे पूछ रहा है कि बाहर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, तो हम गॉस लॉ लगाएंगे, या फिर गॉस लॉ ना भी लगाए तो सीधा लिख सकता है सर ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू टोटल बटे आर स्क्वायर।
हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर किसी बी पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट बी है, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना होगा, तो इसके लिए बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, याद कीजिए। क्या बोले? सर यहां पर हमको चाहिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई साहब, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। स्टेटमेंट कुछ ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इंटू 4πr², ये डिस्टेंस आर है, बराबर क्यू इन साइड बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन साइड में मुझे ये वाला चार्ज चाहिए था, और ये चार्ज मैं लिख सकता हूं सर रो इंटू डीबी 4πr² इंटू डी आर, और इसको कर दूंगा इंटीग्रेट 0 से लेके स्मॉल आर बटे एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो बाहर में भी सेम आता था, बस अंतर इतना है कि जब बाहर के बारे में बात करोगे तो चार्ज हम केवल सरफेस तक का ही लेते थे। क्लियर है? ऑल दो मेरा डिस्कशन ये भी गया था कि ये वाला आर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप लिमिट रखोगे यहां तो अल्टीमेटली वो मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये मैंने एक बार क्लास में डिस्कस तो किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक, चलो ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले, अगर रो को वेरी वेरी करा दिया तो। इसके बाद एक बार फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप सब लोग रफ कॉपी पे सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब सपोज होलो, अब होलो में तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आती थी। जैसे सपोज मैं ऐसा बोलूं होलो शेल है या होलो स्फेयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले 0 होगी। अगर होलो पाइप है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले 0 होगी, ठीक है। और जो है अगर सॉलिड गोला है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार सॉलिड सिलेंडर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फिर चार्ज पार्टिकल के मूव करने वाले क्वेश्चंस बन गए थे कि सपोज एक लाइन वायर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा क्या होगा। तो हमने क्या किया था सर, Q इंटू ई। अगर Q चार्ज को ऐसी जगह रख दो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई। तो Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से 2 के लैम्डा बाई आर होता है, तो जैसे आप उससे मल्टीप्लाई करोगे उसको हमने mv² बाई आर से बैलेंस कर दिया था। तो इस प्रकार के सवाल हमने सॉलिड सिलेंडर में भी देखे थे कि सॉलिड सिलेंडर के बाहर एक इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है। प्लीज ये क्वेश्चन एक बार जरूर आप वहां पर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी सवाल आते हैं। ठीक है, फिर जैसे हम लोगों ने बात की थी F बराबर Q इंटू ई की, तो इस पर भी सवाल बन जाते हैं। Q चार्ज को ऐसी जगह रख दो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई। जैसे आप ये फोर्स समझ गए तो आप पूरी मैकेनिक्स के लिए तैयार रहो। जहां हमने नॉर्मल फ्रिक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स और इस तरह के फोर्सेस पढ़े थे हम लोगों ने, वहां पर एक फोर्स और ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस फोर्स से आप कहीं भी खेल सकते हो, आप टॉर्क में ले जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी खेल सकते हो। उस प्रकार के सवाल आपको क्लास में करा रखे हैं, वो प्लीज एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो उसके बाद चलो वापस लौट के आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हम लोगों ने निकाली थी। फिर हम लोग वापस गए थे फ्लक्स के पास। फ्लक्स निकालने के लिए भी कुछ काफी सारे सवाल तरीके होते थे कि सर फ्लक्स, किसी भी क्रॉस सरफेस के लिए फ्लक्स होता था Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस अगर मैं सपोज यहां पर कोई भी क्रॉस सरफेस ले लूं, मैं कह दूं यहां पर 5 कूलम का चार्ज है, यहां पर 10 कूलम का चार्ज है, यहां पर 2 कूलम का चार्ज है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, तो आप बोलो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 10 5 15 में से 2 गया 13, आप बोलोगे 13 बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब मुद्दे की बात ये थी कि नेट फ्लक्स बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। खत्म कहानी। इसके बाद फिर हम लोगों ने काफी सारे सवाल किए थे। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैं कहूं भैया सपोज एक क्यूब है, ठीक है भैया क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे मैंने काम किया, एक चार्ज को यहां रख दिया Q। अब इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पूरे क्यूब सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सरफेस से कितना पास करेगा, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं इस Q चार्ज को यहां से उठा के सपोज मैंने यहां पे पुट कर दिया, अब नीचे वाले क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे सरफेस ऐसा हो या चाहे सरफेस आपको ऐसा दे दिया हो, हेमिस्फेरिकल दे दिया और यहां पे चार्ज Q रख दिया हो, और मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे यहां इसके ऊपर से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, तो आप बोलोगे Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। या ऊपर कर्व सरफेस से कितना पास करेगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन। अगर सपोज मैंने यहां पर एक तरीके से नीचे सॉलिड कोन टाइप बना दिया, तो इससे कितना पास करेगा, बोले Q बाई 2 एप्सिलॉन। नीचे जितना ऊपर उतना ही ऊपर, पूरे से कितना पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन। तो इस टाइप के सवाल जो क्लास में करा रखे हैं वो एक बार जरूर कर लीजिएगा। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं, जेईई मेंस के लिए है, एडवांस के लिए तो नहीं है, कि सर क्यूब के सेंटर पर रख दिया तो बताओ सामने वाले फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू के जो क्यूब है, क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज को रख दिया है, तो बताओ क्यूब से कितना पास करेगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। वो जो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट था, 3 फेज से तो 0 हो जाता था, वो 3 दीवारें जो उस चार्ज से कनेक्ट हो रही हैं, उन 3 दीवारों से फ्लक्स 0 हो जाएगा, और बची कुछ 3 दीवारों में वो फ्लक्स क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट में बढ़ जाता था। तो इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्यूब के कोने पर मैंने एक चार्ज रख दिया है, तो उस क्यूब से फ्लक्स पास करेगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें 3 दीवारों से होगा 0 और 3 दीवारों से पास करेगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप के सवाल हम लोगों ने देखे थे। फिर हम लोगों ने एक सॉलिड कंसेप्ट वाला कंसेप्ट देखा था कि भाई अगर मैं बोलूं ये डिस्क है और मान के चलो ये वाला एंगल सपोज थीटा है, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर मैं यहां पर
क्यू चार्ज रख दूंगा तो वो आता था क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसी पे आगे सवाल बन जाते थे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आया ही था जी एडवांस में सवाल कि भैया यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया, और अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये एंगल 30 डिग्री दे दूं तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, आप बोलोगे क्यू बाई टू एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दोगे। मैं कहूंगा भैया इससे भी बता दे कितना पास करेगा, अगर ये मिड में रखा हुआ है, बोले अगर ये भी 30 डिग्री है तो इससे भी इतना ही फ्लक्स पास करेगा। मैं कहूं फिर कर्व के थ्रू बता दे, ये जो कर्व वाला पार्ट बच गया इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, आप बोलोगे पूरा जो सिलेंडर है इससे तो पास कर रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले से पास कर रहा है सर इतना और इतना ही नीचे वाले से पास कर रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कर्व के थ्रू। ठीक, ठीक है सर। फिर फ्लक्स की कैलकुलेशन हम लोगों ने करना सीखा था बाय डेफिनेशन। फ्लक्स हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना सर, किसी एरिया के लिए फ्लक्स हमने डिफाइन किया था फाई बराबर ई डॉट डी, ये होता था डी फाई बराबर ई डॉट डी। इस पे भी सवाल हम लोगों ने काफी सारे किए थे, प्लीज वो एक बार देख लीजिएगा। जेईई मेंस ने तो उस पे बहुत लल्लू लल्लू सवाल पूछे, वो तो सीधा का सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता, समथिंग आई कैप समथिंग गैप समथिंग जे कैप। हाँ, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि डी मतलब एरिया वेक्टर कैसे लेना है। एरिया वेक्टर किसी एरिया के लिए उसकी डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर, और अगर सपोज कोई भी क्लोज बॉडी है या कोई भी क्लोज सरफेस है वहां आपको एरिया वेक्टर लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लिया करते थे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आउटवर्ड नॉर्मल। वहीं से हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई आने वाली लाइन है किसी क्लोज सरफेस के लिए या किसी क्लोज बॉडी के लिए, आने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव मानते थे और जाने वाले फ्लक्स को हम पॉजिटिव माना करते थे। ठीक, इस पर सवाल आ जाते हैं कभी कभी, सर फ्लक्स का वैसे क्या बनेगा फॉर्मूला, मैंने कहा फ्लक्स बराबर आपका बन जाएगा ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। ठीक, अगर यहां पर सिंपल सिंपल इलेक्ट्रिकल यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिकल कॉमन निकल के बाहर आ जाएगी और फिर उसके बाद डीए का इंटीग्रेशन ए बन जाएगा। यहां पर छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो कि जेईई मेंस ने अक्सर बहुत सारे पूछे हैं। ठीक, जेईई एडवांस तो खैर मिक्स करके पूछेगा, इंटीग्रेशन कर करके पूछेगा, वो मैंने सारे सवाल आपको क्लास में कराए हैं, उनके एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अब उसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सर किस केस में फ्लक्स आ रहा है किस केस में फ्लक्स नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं सपोज ऐसा बोलूं कि भाई सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये एक क्यूब बना दिया, ठीक है सर, और मैंने बोला कि भाई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है सपोज जेड एक्सिस। ठीक, और मैंने सपोज एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दी भैया 5 आई कैप, मैंने कहा ठीक है भाई साहब 5 आई कैप हो गया है, और फिर मैंने लिख दिया भैया माइनस 10 वाई स्क्वायर एक्स जे कैप, और फिर मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है और 10 जेड एक्स स्क्वायर के कैप, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे चाहिए केवल इससे फ्लक्स चाहिए, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बोले सर ये वाला ये कुछ भी हो, यहां पे जे कैप है, तो भाई अगर आप ये एरिया पकड़ रहे हो तो इसका मतलब जे कैप का मतलब हो गया इधर, तो वो तो फ्लक्स में आ ही नहीं रहा, इस एरिया में तो केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, फ्लक्स देगी जो इसके अंदर घुस रही होगी ऐसे। मतलब आप याद कीजिएगा, हम तभी फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया के अंदर घुस के बाहर निकल रही हो, तो इसका मतलब इसके थ्रू यहां पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये जो है इसका भी फ्लक्स इस एरिया से जीरो हो जाएगा। केवल ये जो 5 आई कैप है, 5 आई कैप का मतलब 5 आगे की तरफ इसकी वजह से यहां पर फ्लक्स आएगा। क्लियर है, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने देखे थे, प्लीज वो एक बार देख लीजिएगा। और फ्लक्स में हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे, एक होता था एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना अलग बात है, और पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना अलग बात है। अगर आप क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स निकालना चाहते हो तो उसका तरीका मैंने बताया था, आने वाला फ्लक्स निकाल लो, जाने वाला फ्लक्स निकाल लो, दोनों के मोड को घटा दो आपस में, तो नेट फ्लक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद ये सारे आपके हो गए फ्लक्स वाली चीजें। एक बार इसको क्लास नोट्स में जाके बढ़िया तरीके से 15 20 25 मिनट का काम है, देख कोई भी 2 सवाल उठा ले, बढ़िया तरीके रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद वहां से निकल जा। तो ये था फ्लक्स वाली चीजें। फिर उसके बाद फिर अपन गए थे दूसरे पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में। पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, सर एक चार्ज क्यों यहां पर, एक चार्ज क्यों यहां पर। ठीक है भैया, दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस लाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ा, स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन लाने में मुझे जो वर्क डन पड़ा, उसको हम लोग बोल देते थे क्या कि भाई वो वर्क डन हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आती थी, दो चार्ज अगर आर सेपरेशन दूरी पर है तो उसकी वैल्यू निकल के आती थी के Q1 Q2 बाई आर। तो इस पे काफी सारे सवाल हम लोगों ने किए थे, जैसे कि ट्रेंगल है, ट्रेंगल पे हम लोगों ने 3 चार्ज रख दिए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो उसमें याद कीजिएगा NC2 टर्म आते थे, हमें हर एक पेयर को पकड़ना पड़ता था और हर एक पेयर के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती थी। उसके बाद हम लोगों ने उसको जो क्यूब पे भी रखा था, उसके बाद हम लोगों ने उसको जो है बाकी आप समझ ही जाओ एक स्क्वायर पे भी रख के देखा था। तो अलग अलग केस में अलग अलग हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे एक सवाल में बता ही देता हूं, सपोज मैं Q मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहूं, तो आप बोलोगे कि सर देखो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस टर्म की जो कि होगी K की स्क्वायर बाई L, एक होगी इस टर्म की, एक होगी इस टर्म की, एक होगी इस टर्म की। टर्म मतलब पेयर, दैट मीन 4 पेयर तो हो गए आपके ये, एक हो जाएगी सर इसकी जिसकी वैल्यू कितनी होगी KQ स्क्वायर बाई L रूट 2, और एक हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई बाई 2।
अगर कोई ऐसा बोले इस सेटअप से वो सेटअप बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाले, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले, दोनों को घटा दें। एग्जांपल के तौर पे यही सवाल अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि भैया अभी की कहानी तो ये है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब अभी की कहानी तो ये है, बोले हमें क्या करना है, अब इनकी जो रेडियस है, इनकी जो डिस्टेंस है उसको डबल करना है। मतलब इसकी लेंथ अगर एल है, एल है, एल है, एल है, तो बताओ अगर मुझे लेंथ को डबल करना हो तो कितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बस ये काम स्लोली स्लोली होले होले होना चाहिए। अगर होले होले स्लोली स्लोली नहीं दे रखा है तो हम उसको एज्यूम करके चलेंगे, ये मैं आपको क्लास में समझा चुका था। तो फिर आप क्या बोलते थे, बोले सर यू इनिशियल आ गया, मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर यहां से यू फाइनल निकाल लो, यू फाइनल बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा, और बस इसमें आपको जो लेंथ है एल की, वो एल की जगह लेंथ आप 2l पुट कर दोगे। मान लो इसकी लेंथ सपोज एग्जांपल के तौर पर ए हो गई है, तो आप यही टर्म एज इट इज जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाला था आपने, बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पे निकाल देंगे। बस एल की जगह आप क्या रख देंगे, यहां पर ए पुट कर देंगे। ठीक, अगर ये सपोज दुगुना है तो एक की जगह 12 पुट कर दो, 3 गुना है तो 3l पुट कर दो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों घटा दो, दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद फिर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफाइन किया था। पोटेंशियल जो आया था वो डिफाइन हम लोगों ने दो तरह से किया था, डेल्टा V बराबर डेल्टा U अपॉन Q। इस पे भी सवाल हम लोगों ने देखे थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल। और दूसरा बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला था dV बराबर माइनस E डॉट dr। यहां से भी सवाल बनते थे। पहले तो इंटीग्रेशन नहीं लगा, बस इतना ही रहने दो। और अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो डीवी का इंटीग्रेशन बिकम डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, और यहां पे माइनस को नहीं भूलना है। बात समझ मारिए, ये पोटेंशियल की कहानी थी। तो अब आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहले मुझे सारे फॉर्मूले फिर से एक बार देखने पड़ेंगे कि किस किस की वजह से कहां पोटेंशियल कितना होता है। तो आप वो रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आर डिस्टेंस दूरी पर होता है के क्यू बाई आर। याद रखिएगा क्यू को विद साइन पुट करते हैं यहां पर, ठीक है भाई साहब। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग बॉडी के लिए, जैसे कि सपोज होलो गोला है, होलो स्फीयर है, अंदर पोटेंशियल होता था कॉन्स्टेंट के क्यू बाई कैपिटल आर पोटेंशियल आता था, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर आता था, बाहर पोटेंशियल आता था के क्यू बाई स्मॉल आर। ये हो गया तेरा होलो स्फीयर के लिए। ठीक, अगर मैं सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूंगा तो बाहर पोटेंशियल आता था के क्यू बाई स्मॉल आर, और अंदर बैठी थी चुड़ैल, जिसका फॉर्मूला होता था के क्यू बटे 2r3 3r² माइनस r²। ये मैं लिख देता हूं कि अंदर सॉलिड गोले के अंदर पोटेंशियल आता था के क्यू बटे 2r3 3r² माइनस r²। और यहां से हमने देखा था कि r बराबर 0 पुट करोगे तो सॉलिड गोले में सेंटर पर जैसे सेंटर का मतलब r की वैल्यू 0 पुट करो तो पोटेंशियल निकल कर आ जाता था 3 KQ/2r। फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देखा था। ग्राफ आज तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, सॉलिड गोले का पोटेंशियल वर्सेस r का ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ आया था आप देख सकते हो, ये पैराबोलिक ग्राफ है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था और उसके बाद फिर कुछ ऐसे निकल गया था। क्लियर है? मतलब सॉलिड गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ और है, पोटेंशियल का ग्राफ कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा था? सॉलिड गोले के अंदर ऐसे 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 रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे 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 के क्यू बाई r²। पोटेंशियल का ग्राफ कैसा था? ऐसे 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 चुड़ैल वाला फॉर्मूला, और फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब के क्यू बाई स्मॉल आर। इसमें आपको बिल्कुल फंडामेंटली बिल्कुल क्लियर होना, सारे ग्राफ और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था भैया होलो गोला, होलो गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई r² है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल R² है। वहीं अगर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो अंदर पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल R है, बाहर पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल r है, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल R है। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिर हम लोगों ने किसी भी चीज का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना हो तो हम लोगों ने इसकी मदद ली थी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बता दो, मैं इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल लूंगा। तो वो सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। जैसे कि इनफाइनाइट वायर है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था, उसका फॉर्मूला आया था बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल बराबर 2k लैम्डा ln r बड़ा बटे r छोटा। क्लियर है? इस पर जी एडवांस में सवाल भी आ गया था 2000, अभी देखा ही था आप लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था, और जैसे कि इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमने देखा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, r बड़ा माइनस r छोटा। ठीक है भाई साहब, उस प्रकार से और हम लोगों ने काफी पोटेंशियल के फॉर्मूले देखे थे, वो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर जैसे ही हमें पोटेंशियल पता चल गया, फिर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज और पता चली थी। बोले सर क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख दो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस पर फोर्स लगेगा F। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोला बिल्कुल उसी प्रकार अगर क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख दो जहां का पोटेंशियल V है तो अब उसका जो हमारी सिस्टम की पोटेंशियल जो हो जाएगी वो हो जाएगी U बराबर Q इंटू V। इस पे हम लोगों ने फिर उड़ता पंछी वाले सवाल किए थे। उड़ता पंछी का मतलब समझ जाओ, उड़ता पंछी का मतलब समझ जाओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल किए थे। जैसे कि मैं कुछ सवाल यहां पे उठा लेता हूं। मैं आपसे बोलूं भाई सपोज एक सॉलिड गोला है, ये रहा सॉलिड गोला, और भैया सॉलिड गोले को मैंने इसको कर दिया है भाई साहब यहां पर फिक्स। जैसे ही मैंने इसको फिक्स कर दिया है इन्फिनिटी से, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मैंने एक प्लस पॉइंट क्यू चार्ज को इधर V0 वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा, बताओ ये कहां जाके रुकेगा?
ठीक, मैंने बोल दिया भैया सपोज इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज है सपोज क्यू, तो आप बोलोगे सर वहां से फेंक के मारे हो, ये आएगा 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 आएगा, मान के चलो वो यहां पर रुक गया है, तो मिनिमम डिस्टेंस पूछ सकता है। सपोज वो यहां रुका है, मैं इस डिस्टेंस को आर कह देता हूं कि पार्टिकल जो है वो आया और यहां के रेस्ट पर आ गया, तो पूछेगा भैया मिनिमम डिस्टेंस बता दो। इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भी भाग जाएगा, ठीक है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से करना पड़ेगा उस सवाल को। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सर जी ऐसे सवालों में उड़ता पंछी वाला काम करना है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गई है बराबर यू फाइनल। सर इस जगह पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सर क्यू, क्यू चार्ज को ऐसी जगह रखो जहां पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V हो जाएगी, चार्ज Q हो गया है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहां से, सर के क्यू बाई स्मॉल आर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यही सवाल ऐसे दे दूं कि भाई साहब मैंने यहां पे टनल बना दी है, ये लो भाई साहब टनल बना दी है, तो बताओ पतली सी टनल बना दी है, बताओ कितनी वेलोसिटी से फेंक के मारे कि वो सेंटर तक पहुंच जाए। तो सेंटर तक पहुंच जाएगा मतलब ये सीधा आए और सेंटर पे पहुंच जाए। पहली बात तो ये ध्यान से देख लेना कि ये प्लस और प्लस होना चाहिए, अगर एक प्लस और एक माइनस हुआ तो वैसे ही भगा चला आएगा, फिर तो वो अट्रैक्ट कर लेगा उसको, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये भी प्लस मैंने लिख लिया है और ये भी प्लस मैंने लिख लिया है, मतलब आप इसको फेंक के मारोगे इधर तो इसको रिपेल करेगा, इसलिए जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे 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 क्या होता चला जाएगा, स्पीड डाउन होता चला जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई कितनी वेलोसिटी से फेंक के मारो कि वो यहां ओ तक पहुंच जाए, तो आप सीधा बोलोगे सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहां पहुंचाना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्ज यहां आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल होगा Q इंटू ओपर पोटेंशियल, और गोले की बेस ओपर पोटेंशियल कितना होता है भाई साहब, 3/2 KQ/R। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार के सवालों के लिए विशेष बिल्कुल तैयार रहें आप। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां से फेंका हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में जो है उसने जो है कहीं बीच में से फेंक के मार दिया हो, इस प्रकार का डाटा दे दिया हो। देख लो भैया ऐसा डाटा, कैसा डाटा कि भाई साहब यहां से क्यू चार्ज पार्टिकल को इधर फेंक के मारा है, कह देगा भैया ये डिस्टेंस 5R है, तो बताओ जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है ऐसे सवालों से कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो कितनी होगी अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो मतलब आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए। सपोज मैंने कह दिया ये फिक्स है, इस पे चार्ज q है, इसकी रेडियस r है और ये हमारा सॉलिड गोला है, सॉलिड स्फीयर है, तब आप बोलोगे सर यहां की काइनेटिक एनर्जी दैट मींस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस यहां की पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस q इंटू इसकी वजह से वहां पोटेंशियल जो कि हो जाएगा KQ/5R बराबर यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस यहां की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज Q इंटू इस जगह का पोटेंशियल जो कि हो जाएगा KQ/R। इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके जो भी आंसर आना होगा आपका आ जाएगा। फिर हम लोगों ने SHM वाला सवाल भी किया था, याद करो कि अगर इसी सवाल को मैं ऐसा दे दूं कि भाई साहब मैंने यहां से चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा है और यहां पर एक टनल बना दी है पहले, तो याद करो, आई होप आपको याद होगा, टनल चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं सवाल दे दूं भाई साहब यहां से मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया किसी चार्ज पार्टिकल को, ये ले भाई साहब ये भी ये प्लस क्यू है और यहां एक प्लस क्यू चार्ज को यहां से क्या कर दिया, जस्ट इस जगह से ड्रॉप कर दिया। ठीक, अगर ऐसे करोगे तो फिर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपेल कर देगा, ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो सवाल पूछ सकता है कि बताओ इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये सवाल भी आप ऐसे कर दोगे कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। ये सवाल थोड़ा अलग ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, इसको रिपेल करेगा और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू इस जगह का पोटेंशियल जो कि KQ/R है बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता तो हमने देखा था फिर ये पार्टिकल SHM कर रहा था, SHM का टाइम पीरियड वगैरह हम लोगों ने निकाला था। एक बार उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन लंबे टाइम से आया नहीं है, तो कभी भी टपक सकता है कि मैं -Q को यहां से ड्रॉप कर दूं। चाहे सवाल आपका ऐसा हो इसका मतलब ये एक ही है, और चाहे सवाल आपका इस प्रकार का हो इसका मतलब भी यही है, दोनों का मतलब एक ही। आप अलग अलग ना समझे कि मैं आपसे बोलूं भाई साहब इसको यहां से छोड़ दिया है तो बताओ जब ये सेंटर पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, v नॉट, या -Q को यहां से छोड़ दिया है, ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, जब ये सेंटर पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक, हाँ इस बात का जरूर ध्यान रखें ऐसे सवालों में, अगर पहले ध्यान रखें कि इसका चार्ज कैसे दे रखा है। सब इसका चार्ज +Q दे दिया, रेडियस R दे दिया, और इसके लिए भी मैंने बोल दिया इस पे चार्ज +Q है और रेडियस R है। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा क्योंकि सर प्लस और माइनस होगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों प्लस होते तो वो उसको इन्फिनिटी पे भेज देता, तब आप ऐसे सवालों में क्या किया करते थे, बोले सर अगर आप सेंटर पर यहां पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आपने इसको यहां से ड्रॉप किया है तो प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इंटू इस जगह का पोटेंशियल
बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 KQ/R। यहां से हम लोगों ने जो भी बी निकाला था ये बी मैक्सिमम था और ये ए ओमेगा के बराबर आता है। अगर ए ओमेगा के बराबर क्यों? क्योंकि अंदर हमने देखा था ये क्या कर रहा था भाई साहब, ऑसिलेशन और एसएचएम दोनों कर रहा था। तो हमारी बात, गोले के अंदर एसएचएम कर रहा था, अर्थ का सवाल होता था तो अर्थ में भी हम लोगों ने देखा था। और ये टनल चाहे यहां हो या टनल चाहे यहां हो, दोनों केसेस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो एक बार वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला प्लीज एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। ऑल्दो अर्थ, अगर ये अर्थ होती तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना भी आसान होता है। टी बराबर 2π√r/g हो जाता है, जहां r इज अ रेडियस ऑफ अर्थ और g द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप चाहो तो उसके हिसाब से भी यहां पर याद कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार प्लीज एक बार पेन इस पे जरूर चला लीजिएगा। तो ये आपके हो गए पोटेंशियल वाले सवाल। पोटेंशियल वाले सवालों में उड़ता पंछी के लिए बिल्कुल तैयार रहो। किसी एक जगह पे पार्टिकल को छोड़ दिया, बता दूसरी जगह उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, किसी एक जगह पे पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, फेंक के मार दिया, बता दूसरी जगह पे स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवाल। इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंसेप्ट एक ही है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे Q इंटू V मतलब उस जगह का पोटेंशियल। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बातें भी देख लेते हैं एक साथ, सारी एक साथ पढ़ लेते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन थी जो हम लोगों ने एक दूसरे को समझाने के लिए ड्रॉ करी थी। उसके हमने कुछ रूल्स बनाए। पहला रूल्स ये था कि सर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पहली लाइन। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहां पर, कम है। इस प्रकार के सवाल देखे थे। सर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे छोड़ोगे तो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब सारी लाइन पैरेलल है, आप चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो उस लाइन को वो जरूर उसके पाथ को जरूर फॉलो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व टाइप की है तो चार्ज पार्टिकल उस कर्व पाथ को वहां पे फॉलो नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कंडक्टर के साथ मिक्स करके सवाल किए थे कि कंडक्टर में जैसे प्रॉपर्टी होती थी कि कंडक्टर में जहां जहां मटेरियल भरा होता है, जहां जहां माल भरा होता है, वहां पर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, कंडक्टर के जहां जहां मटेरियल है वहां पर आप लोग वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं दिखाओगे। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अगर कंडक्टर है तो। ठीक है भाई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो चार्ज के रेशियो के हिसाब से ड्रॉ करो। अगर Q चार्ज से 5 लाइन दिखा रहे हो तो फिर 5Q चार्ज से 25 लाइन दिखाओगे, मतलब उसी प्रोपोर्शन आप उसको दिखाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे होती है, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स होती है। नंबर ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप जितनी बनाना चाहो उतनी बनाओ, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड का ध्यान रखो। Q चार्ज से अगर 5 लाइन दिखा रहे हो तो 2Q चार्ज से 10 लाइन दिखानी पड़ेगी आपको। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस आया था। ऐसा सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी रिवाइज करा देता हूं। सर हम लोगों ने देखा ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम लोगों ने बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। या इसका उल्टा बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने एक छोटे छोटे कंसेप्ट देखे थे कि Q चार्ज को मैं ऐसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूं होले होले, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बोले मुझे डेल्टा U वर्क डन करना पड़ेगा या Q इंटू डेल्टा V वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो -Q इंटू डेल्टा V होगी। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब हर जगह पे पोटेंशियल सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आप चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल पे, एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो, दैट मीन उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा। और डेल्टा भी 0 हो गया तो इसका मतलब Q डेल्टा भी 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 आ गया। इसका मतलब आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा मेरे भाई? 0 वर्क डन करना पड़ेगा। मेक श्योर होले होले दे रखा हो, ऐसे नहीं कि वहां से उठाया वहां पे कुछ वेलोसिटी दे दी तो कहानी कुछ अलग होगी। ये हम लोगों ने बढ़िया तरीके से क्लासेस में देखा था। क्लियर है? ये सब बातें हो गई थी। फिर हमारा अगला आर्टिकल आया था डायपोल, और फिर एक आया था कंडक्टर। डायपोल भी रिवाइज कर लेते हैं। डायपोल के लिए इंपॉर्टेंट है केवल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? सबसे पहले डायपोल होता क्या है, -Q चार्ज प्लस Q चार्ज को L सेपरेशन दूरी पे रख देंगे तो Q इंटू L डायपोल मोमेंट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड याद रखो, Q इंटू L इसका मैग्नीट्यूड होता है। प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप लिखोगे Q इंटू L वेक्टर। Q इंटू L वेक्टर प्रॉपर डायरेक्शन हो गया। L वेक्टर की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई साहब यहां पर -Q चार्ज है और यहां पर +Q चार्ज है, तो ये जो वेक्टर D है, अगर इस D वेक्टर को मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हम लोगों ने क्या निकाला था? डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया था। अब अगर सपोज किसी भी शेप का ऊटपटांग शेप का दे रखा हो तो सेंटर ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं, ये एक पॉजिटिव रिंग वायर है, हाफ रिंग है, इस पे चार्ज Q है और सेंटर पे है -Q चार्ज रख दूं, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो मैं काम कर सकता हूं, इस पूरे को हटा के सेंटर ऑफ चार्ज पे रख सकता हूं, दैट मींस यहां पे रख सकता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने देखा था 2r/π दूरी पर होता था, बिल्कुल इसी प्रकार इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहां पर होगा, तो 2r/π डिस्टेंस दूरी पर मैं यहां पे रख दूंगा, आप यहां पे -Q चार्ज रख दो, तो यहां से आप डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो Q इंटू ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है? ये कैसे आया था, इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास में किया था, वो आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने मैथमेटिकली फाइंड आउट किया था। सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बना के उस कंसेप्ट से, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो। डाइपोल मोमेंट में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, ये है छोटा सा डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल है, इसका मतलब यहां नेगेटिव चार्ज है, वहां पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सिस पर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सर इस जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो उसकी वैल्यू आती थी 2kp/r3। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में आती थी जिस दिशा में डाइपोल होता था, और बिल्कुल उसी प्रकार अगर कोई पीछे पूछेगा तो डाइपोल आगे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे ही होगी, 2kp/r3 ही होगी। समझ मारिए, ठीक है सर। इस लाइन को, परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम लोग क्या बोला करते थे, इक्वेटोरियल बोला करते थे। तो सर यहां पर इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो अपोजिट डायरेक्शन में आती थी, कितनी आती थी भाई साहब, kp/r3 आती थी। और अगर आप किसी जनरल पॉइंट पर निकालना चाहते हो जिसमें ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, kp/r3 1+3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर है, ठीक है। सो कैसे किया था, बोले P इधर है तो P cos थीटा इधर, P sin थीटा इधर करके P cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आ गया था, P sin थीटा के वजह से इधर आ गया था, दोनों का नेट हमने सॉल्व किया था। जब आप बात करोगे पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 हो जाता था, और एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला था kp/r², और किसी जनरल पॉइंट का फॉर्मूला जो मैंने क्लास में याद रखा रहा है, मैंने लिखवा रखा है डॉट प्रोटेक्ट वाला, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये था हमारा डाइपोल के रिलेटेड सारी कहानी। फिर डाइपोल के लिए मजेदार पार्ट जब बना, जब किसी डाइपोल को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। जब हमने किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसमें टॉर्क लगा, टॉर्क आया P क्रॉस E। ऐसे डाइपोल को जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर आप वहां पर उसको रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा P क्रॉस E। इसके लिए तैयार हैं, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, इस पर जे मेंस नहीं पूछा है, जे एडवांस नहीं पूछ लिया, सिंपल P क्रॉस E। इस पर थोड़ा सा एंगुलर SHM वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रिपेयर्ड रहिए। पहले आप इस चीज की फील लीजिए कि डाइपोल पे टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E आएगी। P कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, आई होप अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्म में आपको क्लियर होंगे। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे टॉर्क निकल के आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड के साथ खेलना चाहते हो तो आप PE sin थीटा लिख सकते हो। और जैसे ही P डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -P.E। -P.E का मतलब हो गया PE cos थीटा, -PE cos थीटा। ठीक, तो यहां से कुछ सवाल मिले थे देखने के लिए, जैसे कि एक छोटा सवाल मैं यहां पर कर देता हूं। बोले भैया सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैंने यहां पर एक डाइपोल लिया जो कि ऐसे है P डाइपोल, और ये एंगल है 37 डिग्री पर। जैसे आप इसको छोड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगी। टॉर्क कितना लगाएगी, पहला प्रश्न भैया टॉर्क बता दो सर, PE sin थीटा, तो PE sin 37 ये टॉर्क आएगा। कोई आपसे पूछे इस इंस्टेंट पर अल्फा बता दो कितना होगा, बराबर I इंटू अल्फा। आप हमको I बता दो, I की वैल्यू दे दो, हम यहां से अल्फा निकाल लेंगे। ठीक, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है, ये हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है इसको अपनी तरफ लेके आना, अपनी तरफ लेके आएगा तो स्टेबल होगा, तो इसका मतलब इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, तो इसका मतलब जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे थीटा चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज होता चला जाएगा और अल्फा भी चेंज होता चला जाएगा। तो इस पर सवाल आते हैं कि सर जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तब बताओ इसका ओमेगा कितना होगा। तो आप यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, आप सीधा बोलेंगे कि सर वर्क एनर्जी थ्योरम में हम सीधा बोलेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, अगर आपने ड्रॉप किया है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, -P.E। P दे रखा है, E दे रखा है, -P.E का मतलब PE cos थीटा, तो PE cos 37 ये हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे -P.E, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये हमारे जो थे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे सवाल थे। इस पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, पहला केस बोले यार अभी तो 37 डिग्री पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये 37 डिग्री पे डाइपोल है, तो बताओ अगर मैं इसको रोटेट करना हो, मुझे इसको ऐसे रोटेट करना हो और 37 डिग्री से मुझे इसको सपोज लेके जाना है एग्जाम्पल के तौर पर 120 डिग्री तक, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो उसका फॉर्मूला था -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। ये कैसे आया, नॉट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन हमने देखा था, किसी काम का नहीं है। अभी के लिए आपके काम के लिए इंपॉर्टेंट बस 2 बातें हैं। टॉर्क लगता है P क्रॉस E,
और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, खत्म कहानी। उसके बाद हाँ ये भी था कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, डाइपोल को मैंने आगे रखा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ऐसे नाचेगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड आता था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। कैसे आता था? बोले जैसे ही आप किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो इसमें जो टॉर्क लगेगा वो आ जाएगा पीई साइन थीटा। साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा साइन थीटा की जगह आप थीटा लिख सकते हो, तो टॉर्क बराबर के थीटा टाइप आ गया है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। क्लियर है डाइपोल के केस में। उसके बाद फिर हम लोगों ने डाइपोल में फोर्स निकालना सीखा था, उसको हम दूसरी गली से हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या तरीका था? बोले भैया एक काम करो कि सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो माइनस पी डॉट ई करके। फोर्स निकालने के लिए अक्सर ये तरीका हमारा अपनाते थे, माइनस पी डॉट ई करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और जो फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस डी वाई डी आर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं भाई साहब एक डाइपोल P1 यहां पे है और एक डाइपोल शॉर्ट डाइपोल P2 यहां पर है, बताओ ये वाला बंदा उस पर कितना फोर्स लगाएगा अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है तो भैया देख कैसे डायरेक्टली लिखूंगा। मैंने कहा भैया देख इनकी पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले। बोले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बोले सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले इसकी वजह से, जो कि कितना होगा 2kp1 बाई आर क्यू, 2kp बाई आर क्यू। इस डाइपोल की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में P2 डाइपोल रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं P2 से तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्यों? पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई होती है, P डॉट ई मतलब पीई कॉस थीटा। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है और ये डाइपोल भी आगे है, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया है, चाहो तो लिख लो यहां पर cos 0 डिग्री। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं सपोज आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं माइनस लगा के, तो इतना फोर्स लगेगा। उसी केस में हम लोगों ने ऐसा भी देखा था कि मान के चलो एक डाइपोल यहां लिखने की बजाय मैं यहां रख दूं, इक्वेटोरियल पर रख दूं, सपोज मैंने यहां पे P3 लिख दिया, तो बताओ ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो तरीका देख यही था जो मैंने यहां पर बताया। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर? KP बटे आर क्यू। किधर है? पीछे की तरफ। डाइपोल किधर है? आगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? P डॉट ई मतलब cos 180। cos 180 क्यों? डाइपोल आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक है भाई साहब, और माइनस लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को, ये तुम्हारा U आ गया पूरा, ये वाला U पूरा टर्म आ चुका है। इसको अगर मैं R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और माइनस लगा दूं तो ये अब आपका फोर्स आ जाएगा। ऑल्दो ये फॉर्मूला आप याद रख लो तो ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहते हैं तो आपकी चॉइस है। ये मैंने क्लास में कराए थे आपको, ये और ये अगर याद कर लोगे अच्छी बात है, नहीं अगर भूल जाते हो तो मैं तो भैया यही तरीका याद रखता हूं कि U निकालो चुपके और F की वैल्यू पुट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। इससे आपकी मैथमेटिकल अप्रोच भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसके बाद तो आप सवाल और भी खेल सकते हो कि भाई सपोज यहां पर इनफाइनाइट वायर है, ये ले, इसका लैम्डा दे दिया है और बोल दिया भैया यहां पर एक छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, बताओ भैया कितना फोर्स लगेगा इस पे? छोटा सा डाइपोल ले लिया, छोटा सा चुन्ना सा, तो फिर तू कहेगा बोले सर एक काम करो सर, इसकी सर पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? P मान के चलो ये वाला एंगल थीटा है, सब PE cos थीटा माइनस लगा के ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बात समझ मारिए? ठीक है सर जी, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सर? इसकी वजह से r डिस्टेंस दूरी पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो 2k लैम्डा बाई r हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई? मैंने हाँ आ गई। अगर वो आपसे सिंपल पूछेगा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो भाई साहब इतनी आ जाएगी। कहेगा नहीं हमें तो भैया फोर्स बताओ, तो आप क्या कर दोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आर के टर्म में और माइनस लगाना नहीं बोलोगे, डी वाई बाई डी आर कर दोगे, माइनस लगा दो, दैट विल बी द फोर्स। अगर कोई कहेगा कि सर इसकी जगह तो मैं रिंग लेना चाहता हूं, यहाँ पे रिंग, सपोज रिंग ले लिया, अब बताओ, तो आप 2k लैम्डा बाई आर की जगह फिर आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितनी होती है KQX बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा स्मॉल r के बराबर। इसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए तो इट्स ओके, नहीं कर पाए तो छोड़ो सवाल हो। ठीक, तो ये चीज थी हम लोगों ने डाइपोल में देखी थी। उसके बाद फिर हमारे पास आया था कंडक्टर। कंडक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहला कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक अगर आप जो भी चार्ज दोगे सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। सिग्मा जो होता है 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर रेडियस कम होगी वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, ये हम लोगों ने देखा था। अर्थिंग का मतलब होता है किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर देना, दो बॉडी को वायर से कनेक्ट करने का मतलब होता है दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देना। एक मिनट पानी पी लेता हूं यार। ठीक है भैया। तो सपोज कंडक्टर को लेके सवाल हम लोग देखे थे भैया, एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, एक बार देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है, और ये तीसरा कंडक्टर, सपोज ऐसे सवाल हम लोगों ने देखे थे। अब सपोज मैं कह दूं भैया इस पे चार्ज है Q, इसकी रेडियस R, इस पे चार्ज है 3Q, इसकी रेडियस है 2R, इस पे चार्ज है 5Q, इसकी रेडियस है 3R। मैं जानना चाहता हूं किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी जगह पे पोटेंशियल, आपको फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए। कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब होता है अंदर पोटेंशियल होता है KQ बाई कैपिटल R, बाहर पोटेंशियल होता है KQ बाई स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब डिस्टेंस वाला r। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, शेल की एक तरह शेल की तरह बिहेव करेगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ बाई आर स्क्वायर। तो सपोज कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये काम करो, इस A पॉइंट पर या इस B पॉइंट पर, ये O है, या C पॉइंट पर
या डी पॉइंट पर आप पोटेंशियल लिख के दिखाओ, तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर अगर आप चाहते हो ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ये पॉइंट इसके सरफेस पर है के क्यू बाई कैपिटल आर, प्लस बीच वाले गोले के अंदर है तो हम लिखते थे के उस पे चार्ज बटे उसकी रेडियस, प्लस अंदर वाले गोले के भी अंदर है के 5q बटे 3r। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं भाई बी का बता दो पोटेंशियल कितना होगा, तो बी वाला अंदर वाले गोले के बाहर चला गया है तो उसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बटे ओबी, ओबी डिस्टेंस बता दो कितना है, बीच वाले गोले के अंदर ही है के 3q बटे 2r, और बाहर वाले गोले के भी अंदर ही है के 5q बटे 3r। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं सी का पूछूंगा पोटेंशियल एट सी, तो आप बोलोगे के क्यू बटे ओ सी, प्लस बाहर वाले के लिए भी बीच वाले के भी बाहर है तो आप लिखोगे के क्यू बटे ओ सी, प्लस बस क्यू की जगह 3q लेना पड़ेगा आपको यहां पर क्योंकि उसका साथ 3q है, और बाहर वाले गोले के अंदर है तो के 5q बटे कितना ओ सी नहीं 3r, क्योंकि अभी वो उसके अंदर ही है। और अगर आप बाहर डी पे लिखना चाहोगे तो बाहर तो भैया डायरेक्ट लिख सकते हो के 4q 9q बटे ओडी। ठीक, ये सारे सवाल क्लास में करा रखे हैं, इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसमें मजा आया था, बहुत सिंपल आर्टिकल था जिसमें हम लोग खेल रहे थे कि भाई साहब सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला भाई ये कंडक्टिंग शेल है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, ये भी एक बार देख लेते हैं। सेंटर पे चार्ज हमने क्यू रख दिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब क्यू रख दिया तो बताओ क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तुम कहोगे अगर यहाँ क्यू रख दिया तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा सामने, बोले भैया ठीक है, बाहर बोले बाहर आ जाएगा प्लस क्यू, ये लो ठीक है भाई साहब प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा पूछ सकता हूं, बोले सिग्मा बता दो इनर सरफेस पे कितना होगा, बोले अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू है, और उसका कितना है सरफेस एरिया इनर वाले का, बोले 4 पाई r1 स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस r1 है तो। बोले सिग्मा आउटर के लिए बता दो कितना होगा, बोले चार्ज हो गया प्लस क्यू और आउटर रेडियस है 4 पाई r2 स्क्वायर। ऐसे सवालों में सवाल कभी कभी अच्छे तब भी बन जाते थे जब इसमें हम इस कंडक्टर को कुछ बाहर से चार्ज दे दें। सपोज मैंने इसको चार्ज दे दिया 5q, अब मैं जानना चाहता हूं अगर 5q चार्ज देंगे तो q के सामने तो माइनस q ही आना था। इसकी वजह थी जब हम लोगों ने यहाँ पे गॉस लॉ लगाया था, इन हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी मेरे भाई जीरो थी, तो सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गया था। अब उसके बाद सेटिंग कर दो, सेटिंग करने का मतलब तो समझ जा, गोले पे चार्ज कितना होना चाहिए, इस पूरे गोले पे चार्ज कितना होना चाहिए, बोले 5q होना चाहिए, माइनस q अंदर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी ड्रॉ किया था, उसका क्या तरीका था, बोले उसका तरीका ये था कि सर ये प्लस q है तो प्लस q से सपोज आपने चार मान के चलो 4 लाइन दिखा दी, 1 2 3 4, ठीक, तो पहली बात तो अंदर नहीं दिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलरली जाना चाहिए। और अगर Q से 4 लाइन दिखा रहे हो तो 6Q से 36 लाइन 24 लाइन दिखाओ, 24 लाइन दिखाओ। दैट मींस ऐसे जब आप 24 लाइन दिखा दोगे बना के तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हम लोगों ने काफी खेला था। इस चार्ज को अगर आप थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट कर दोगे, इस चार्ज को सपोज इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, यह मतलब अंदर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, आउटर सरफेस पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर हम लोगों ने इस पर अच्छे सवाल भी किए थे कि मान के चलो यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया, याद करो ये इस टाइप के सवाल भी देखे थे कि सपोज ये गोला है, ये सॉलिड गोला है एग्जांपल के तौर पे, यहां पर मैं ऐसा बोलूं चार्ज क्यू हम लोगों ने यहां रख दिया, तो बताओ कि क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बोले अगर प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो यहां आ जाएगा माइनस चार्ज और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसे सवाल एक बार देख लीजिएगा। मैं अगर ऐसा बोलूं भाई साहब ये O है तो बताओ ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे सबकी वजह, तो आप बोलोगे भैया जो ए पर पोटेंशियल होगा वही ओ पर पोटेंशियल होगा, और ओ पर पोटेंशियल इसकी वजह से अगर लिखने की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बाई स्मॉल आर, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल तो उतना ही होगा, लेकिन इंड्यूस चार्ज की वजह से ओ पर पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। ये बेनिफिट का फायदा, इस बेनिफिट को हम लोग उठा लिया करते थे। तो यहाँ का पोटेंशियल लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वैसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे, और यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए लिखा मुझे पता कंडक्टर है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम होगा, तो ओ पर पोटेंशियल हम लिख पा रहे हैं, इसकी वजह से के क्यू बाई स्मॉल आर, और इनकी वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चार्ज माइनस क्यू डैश है तो ये चार्ज प्लस क्यू डैश होगा, सारा चार्ज जो है आर डिस्टेंस दूरी पर है। क्लियर है। इसके बाद इसके और वेरिएशंस देखे थे सवाल के हमने क्लास में, वो प्लीज एक बार यहां पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था आपकी कंडक्टर फिर हम लोगों ने कंडक्टिंग प्लेट पढ़ी थी, वो तो भैया बड़ी मजेदार चीज थी। बोले क्या मजेदार चीज थी, मैंने मान के चलो 3 प्लेट दे दी है और मैं कह दूं भैया इसको चार्ज दे दिया Q, इसको चार्ज दे दिया 7Q और इसको चार्ज दे दिया सपोज 6Q, तो बताओ कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो याद रखने का तरीका क्या है, सारे चार्ज को जोड़ो और आधा आधा करके आउटर सरफेस पे बांट दो, फिर सेटिंग कर दो। तो 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 8 आधा 7Q, तो इधर 7Q इधर 7Q। उसके बाद सेटिंग कर दो। सेटिंग कैसे, सर इस पे चार्ज होना चाहिए Q, आप यहाँ 7Q कह रहे हो तो यहाँ -6Q, इसके सामने जस्ट अपोज, ये -6Q है तो प्लस 6Q, सर ये 7Q है, 6Q इधर है तो Q यहाँ पर,
सर ये क्यू है तो सामने आ जाएगा माइनस क्यू, तो 7 में से 1 गया, कितना आ गया 6 क्यू। वही सेटिंग हो जाती थी, ऐसे सवालों में कोई गलती होने के चांसेस नहीं थे। फिर पूछा गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी बता दो चाहो तो आप यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी आप बना सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अगर ये इन्फानाइट है, इन्फानाइट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आप ऐसे बना सकते हो। बोले प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगी। ठीक है सर जी, ये इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है, तो इस तरफ ऐसे हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना, अगर Q4 से 2 लाइन दिखा रहा है तो 6Q4 से 12 लाइन दिखाओ। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ऑल दो आपको बना के नहीं देना, आपको 4 ऑप्शन से पता करना है। तो Q4 से 2 लाइन दिखाई, ये प्लस क्यू है, तो यहां से 14 लाइन दिखानी पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे। ठीक, उसी प्रकार से इधर भी बाहर की तरफ 14 लाइन दिखा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहां पर जो भी है आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। यहां पर पोटेंशियल के साथ भी खेल सकते हैं कि सपोज कोई ऐसा बोलते कि भाई इस जगह का पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट है, या सपोज VA है, तो आप बताओ V वर्सेस L का ग्राफ कैसे होगा। तो हम बोलेंगे देख भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो अगर आप इधर से आगे चलोगे, टिंग 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 कहते हैं सपोज ये ओरिजिन है 0,0 और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये सपोज एक्स एक्सिस वाली मैं लाइन खींच देता हूं, कोई कह दे भैया ये हमारी जो है एक्स एक्सिस है, लाल वाली लाइन, सफेद वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये ले। ठीक, इस पे आप पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो आप बोलेंगे देखो जी यहां पोटेंशियल सपोज V है, आप वैल्यू बता दो। उसके बाद सर जैसे मैं इधर जा रहा हूं पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका मतलब ग्राफ हो जाएगा ऐसे बढ़ता हुआ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ग्राफ हो जाएगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है, अभी भी इधर है, इसका मतलब सर ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो, मतलब बढ़ते हुए जा रहे हो, और बढ़ा दोगे। ठीक है भाई साहब, और बढ़ा दिया। सर इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब बोले सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो के निशान से आप पता लगाइएगा कि भाई साहब जो है पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है। सपोज मैं ऐसा कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। ठीक, ठीक है सर, तो जैसे आप यहां से यहां जाओगे, हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, आप इसको घटा दोगे। कितना घटा दोगे वो डिपेंड करेगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। फिर आप इसके अंदर पहुंचोगे, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। फिर आप आगे जा रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हो तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए पोटेंशियल आपका क्या होता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से वेरी होता चला जाएगा, क्योंकि V वर्सेस R का जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। क्या बोला मैंने बोला भाई E बराबर तुमने पढ़ा होगा माइनस dB, अगर x के बारे में बात कर रहे हो तो dB बाई dx, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी x में। तो dB बाई dx क्या है, स्लोप है, मतलब ये जो भी एंगल थीटा है, tan थीटा इज द स्लोप, तो उसमें माइनस लगा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देख इसका स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, माइनस लगा दिया, दैट मींस dB बाई dx इनटू माइनस नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ है, तो देख पीछे की तरफ तो है यहाँ पर। ठीक, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे वो हम लोगों ने क्लास में देखा था, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ऑल्दो ग्राफ वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो बस केवल यहाँ पर फॉर्मूला ही याद कर लीजिएगा। उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ी सी, 2-3 फॉर्मूले भी थी कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और एक फॉर्मूला और आता है जो अपन बाद में देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वो भी हम बाद में देखेंगे कभी जब जरूरत पड़ेगी। उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता था। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, खैर इसके अलावा आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट आपको रिवाइज करा दिए हैं जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर इतना बड़ा है कि 1 घंटे के अंदर उसको रिवाइज करा पाना इज नॉट ए इजी टास्क, फिर भी हमने 1 घंटे में काफी सारी काम की चीजें हम लोगों ने जितनी बार बार रिपीटेडली पूछी जाती है वो हमने रिवाइज कर ली है। इसमें एक चीज और दिमाग में आई थी जो मैं भूल गया बताने के लिए बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आप डी जाओगे तो पोटेंशियल ई इंटू डी कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल ई इंटू डी बढ़ जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या देखी थी कि सपोज दो यहां पे किसी भी पॉइंट पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और याद आ गई मुझे, आप सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वो जो दो प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आमने सामने चार्जेस की वजह से आती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी कि सपोज मैं ऐसा बोलूं भाई एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी, कितनी भी शेल दे दी जाए, सॉरी शेल नहीं, कितनी भी इन्फानाइट वगैरह दे दिया जाए तुमको, ऐसी इन्फानाइट शीट दे दी जाए, अगर चार्ज यहाँ क्यू है या माइनस क्यू है तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से आगे और इस माइनस की वजह से भी आगे, बाकी सबकी वजह से कैंसिल आउट हो जाती है। बात समझ मारिए, चाहो तो आप इसको एक सवाल से भी देख सकते हो। मैं बोलूं भाई साहब सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 3 मान लिया है, इसको चार्ज दिया क्यू, इसको चार्ज दिया 4Q, इसको चार्ज दिया सपोज 7Q। आप देखोगे तो 7 4 11 और 1 12, 12 का आधा 6, यहाँ 6Q और यहाँ पर भी 6Q, इसका मतलब यहाँ -5Q
क्योंकि चार्ज क्यू रखना है, यहाँ प्लस 5q, इसको 4q रखना है तो माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू। आई थिंक पूरी सेटिंग हो गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आमने सामने वाले चार्जेस की वजह से ही आएगी। ये 5q है, माइनस 5q है, तो इसका मतलब इस तरफ आ जाएगी, ठीक, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर पीछे की तरफ आ जाएगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछूंगा तो इसकी वजह से कितना आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कंसीडर कर ली, इसलिए -5 मत पुट करना। क्यू के सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन एरिया, बस क्यू की जगह 5q रखना पड़ेगा, 5q अपॉन एरिया। क्लियर है। अब बाकी सबकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी। बोले कैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, मैंने कहा अगर मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं बाकी बंदों की वजह से, तो प्लीज ध्यान से देखो, ये वाला जो बंदा है 6q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो इस 6q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, मतलब इसकी वजह से कैंसिल आउट हो गई। इस -q की वजह से आगे तो इस +q की वजह से पीछे, मतलब इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गई। लेकिन इस -5q की वजह से पीछे तो इस +5q की वजह से भी पीछे, दैट मींस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो याद रखने का तरीका ये था कि आमने सामने चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, बाकी सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जा रही थी। इसमें एक आर्टिकल और रह गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टिंग सर्फेस है, मान लो मेरा हाथ कंडक्टर है पूरा, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा, तो जस्ट बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो वहां फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन मतलब आपसे पूछा जाए ये पूरा कंडक्टर है और बताओ इस जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, तो भैया मुझे तुम इस जगह का सिग्मा बता दो, इस जगह का सिग्मा बता दो, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा सर, डायरेक्शन कैसे होगी, मैंने कहा कंडक्टर है ना तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आई थिंक 1 घंटे में इतना ही कोशिश करी मैंने ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज कराने की, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बेटा यहां पर करा दिए हैं। और ऑब्वियसली यार देख मजाक नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोटा में 1-1 महीने तक इसको पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में मैं कोई ऐसा जादू नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा है या ठीक ठाक भी पढ़ा है तो काफी हद तक आपको यहाँ इस चैप्टर से रिवीजन आपको हो गया होगा। क्लियर है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कितना मजा आया, कितनी चीजें रिकॉल हुई, क्योंकि मुझे पता है कोई भी एक ऐसा आर्टिकल जो आपने नहीं पढ़ा होगा, उस आर्टिकल से रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात सच है। जिस बच्चे ने पढ़ा है बढ़िया तरीके से, जब वो सुन रहा होगा तो वो रिकॉल कर पा रहा होगा, अच्छा हाँ ये सवाल, अच्छा ये कंसेप्ट भी बताया था, इस पर सवाल भी कराए थे, उड़ता पंछी के सवाल भी कराए थे, सचम के सवाल भी कराए थे। तो उन चीजों को एटलीस्ट आप जरूर एक बार रिलेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इन सारे फॉर्मूले को बेटा रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। बात समझ में आ रही है। मैं फिर से बता देता हूं, मुझे एग्जाम नहीं देना है, तेरा एग्जामिनेशन तू ही दे के आएगा, इसके लिए तुझे सारे फॉर्मूले टिप्स होने चाहिए, सारे ग्राफ टिप्स होने चाहिए। तो रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर एकदम, उसके शॉर्ट नोट्स बना, जो जो बातें मैंने यहाँ पे बताई है उतनी ही शॉर्ट नोट्स बना ले, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी तू मेहनत करेगा उतनी कम है, वो शॉर्ट नोट्स सारे बना लो और बढ़िया तरीके से सारे फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से आप याद करो। क्लियर है। और भाई कितना मजा आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये था हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समरी लेक्चर। बिल्कुल सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अब जितने से कुछ छूट गई होगी तो वो तो छूटेगी यार, सारी चीज तो हो नहीं सकती, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दी है। तो मिलते हैं बेटा बाद में फिर कभी दूसरे लेक्चर में। टेक केयर।